जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे पति का रंग फीका हो गया। फौरन उसी रात मुझे वो गांव से दूर एक कमरे में ले गया और बोला, पूरे 9 माह तुमको यहीं रहना है। और जब आखिरी दिन मुझे दर्द शुरू हुआ तो फौरन एक औरत अंदर आई और मेरा बच्चा छुपाती हुई बाहर ले गई। कुछ देर बाद मेरा पति रोता हुआ अंदर आया और बोला, बच्चा तो तुमने मुर्दा पैदा किया था। मुझे बहुत अजीब लगा। यूं दूसरी बार जब प्रेग्नेंट हुई तो पति को कुछ नहीं बताया और चुपके से घर से भाग गई। एक दिन डॉक्टर से चेकअप करवाने आई तो अल्ट्रासाउंड करती हुई चीख पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स की पूरी टीम ने मुझे जंजीर से बांध दिया और बोले कि तुम्हारे पेट में तो मैं शादी की रात में घूंघट ओढ़ कर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और मेरा पति कमरे में आया। उसके कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तभी वो आकर रुक गया। मैं सोच रही थी कि वो मुझसे कोई बातचीत करेगा, मगर वो कुछ न बोला। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तब मैंने अपना घूंघट खुद ही उठाकर देखा, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मैंने कमरे को खाली पाया। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। मैं डरी नजरों से यहाँ वहाँ देखती रही। तभी कमरे का दरवाजा दोबारा खुला और मेरा पति कमरे में आ गया। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, जल्दी से मेरे पास आ गया और बोला, क्या बात है रागिनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं बोली, थोड़ी देर पहले ही कमरे में कोई आया था। जैसे ही मैंने घूंघट उठाकर देखा तो कमरा खाली था। सचिन बड़ा परेशान हो गया था। कुछ देर तो कुछ बोला ही नहीं, फिर हंसने लगा और बोला, रागिनी, पहले भी कमरे में मैं ही आया था। तुम्हारे पास बैठते ही याद आया कि मुंह दिखाई का गिफ्ट बाहर ही भूल गया हूँ, इसलिए जल्दी से बाहर गया ताकि ला सकूं। सचिन ने अंगूठी की तरफ इशारा किया। अब मैं शांत हो गई थी। सचिन ने अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई और बोला, रागिनी, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी। तभी सचिन उठकर वॉशरूम चला गया। जब वह वापस लौटकर आया तो बोला, रागिनी, मैं थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। तुम भी भारी लहंगा बदलकर आराम कर लो। मैंने सर हिला दिया। सुबह हुई तो मैंने बाहर निकलकर घर का आनंद ले रही थी। मेरी और सचिन की अरेंज मैरिज हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और न ही हमारा आपस में कोई रिश्ता था। मम्मी ने बस मुझे इतना कहा था कि रागिनी, तुम बहुत खुश नसीब हो, जिसे सचिन जैसा अच्छा हमसफर मिला है। वो बहुत अच्छा इंसान है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। माता पिता दुनिया से जा चुके हैं, बहन भाई कोई नहीं था। वो अकेला ही हर चीज का मालिक है। तब मैं बोली, मम्मी, मेरे पति का कोई रिश्तेदार नहीं है। कल को कोई बात हो गई तो उसे कौन समझाएगा? मम्मी मुस्कुराने लगी और बोली, बेटी, यही तो सारी बात है। रिश्तेदार नहीं है तो फिर वो किसके कहने में आकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करेगा? बल्कि पूरी दुनिया में उसका तुमसे एक रिश्ता होगा, वो तुम पे जान देगा। बस बेटी, तुम अपने पति की बात मानती रहोगी तो भगवान के करने से कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे मम्मी की बात समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने सचिन के रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी और आज मैं उसकी बीवी बनी, उसके घर की मालकिन बन गई थी। मैं घर की एक एक चीज को बड़े प्यार से छूकर देख रही थी। हमारा घर छोटा सा था मगर बहुत ही खूबसूरत था। हर चीज बहुत अच्छे से सजी हुई थी। चलते चलते मैं घर के पीछे चली गई थी, जहाँ एक छोटा सा कमरा था। मैंने सोचा कि इस कमरे में झांक कर देखूं कि वहाँ क्या पड़ा है। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगी, अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींचा था। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो सचिन खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। सचिन बोला, रागिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शर्मा कर बोली, अपन घर देख रही हूँ, हर चीज को महसूस कर रही हूँ। मुझे आपकी घर की मालकिन बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सचिन के चेहरे पर गुस्सा था। वो बोला, रागिनी, पूरा घर तुम्हारा है, बल्कि अब तो मैं भी तुम्हारा हूँ, मगर ये कमरा न तो मेरा है और न ही तुम्हारा है, इसलिए तुम इस कमरे से दूर रहना। मैं बोली, यह क्या बात हुई? घर आपका है तो फिर आपके घर में बना ये कमरा आपका क्यों नहीं है? सचिन बोला, ये मैंने कुछ साल पहले ही किसी और को रहने के लिए दिया था। उसका सामान इसमें पड़ा है। वो अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। जब आएगा तब मैं उससे कह दूंगा कि अपना सामान उठाकर ले जाओ, फिर तुम इस कमरे की मालकिन बन जाना। मुझे बहुत साथ आश्चर्य हुआ था। मैं बोली, ऐसा भी कौन था जिसके लिए आपने ये कमरा अभी तक बंद करके रखा है?
फिर सचिन का गुस्सा चढ़ गया और बोला, बस बस ज्यादा सवाल मत करो, मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती, चलो आज के बाद यहाँ मत आना। तो अपना मुंह लेकर रह गई। भला ये क्या बात हुई कि ज्यादा बोलने वाली लड़कियां नहीं पसंद, लड़कियां तो हमेशा बहुत ज्यादा बोलती है। मैं सचिन के पीछे पीछे घर के आंगन में आ गई थी, तभी एक बार बेल बजी तो सचिन ने जाकर दरवाजा खोल दिया। जब वापस आया तो उसने हाथों में नाश्ता पकड़ा हुआ था। मैं बोली, अरे सचिन आपने ऐसा क्यों किया? अब तो आपकी बीबी घर आ गई है ना, अब आपको कोई चीज बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। सचिन बोला, आ जाओ नाश्ता कर लो। हम दोनों ने मिलकर चुपचाप से नाश्ता किया था। मैं सचिन से नजर चुराकर उसे बार बार देख रही थी। सचिन बहुत खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि अगर उसके चेहरे को देखती हूँ तो दिल न भरे। सचिन नजरें झुकाकर नाश्ता कर रहा था, जबकि मैं उसकी लंबी घनी पलकों को देखती रह गई। तब सचिन बोला, रागिनी मेरा चेहरा बाद में देख लेना, पहले नाश्ता कर लो। मैं तो एकदम से हड़बड़ा गई थी, मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मुझे तो इस बात की हैरत थी कि सचिन को कैसे पता चल गया कि मैं उसे देख रही हूँ। नाश्ता करने के बाद सचिन सारे बर्तन उठाकर किचन में ले गया और धोकर रख भी आया था। मैं बहुत खुश थी। सचिन अच्छा इंसान था, मुझे उसकी कम बोलने वाली आदत से परेशानी थी। खैर, इसका हल मैंने ये सोचा था कि मैं धीरे धीरे उसे अपने रंग में ले आऊंगी। मैं सचिन के साथ बहुत खुश थी। कुछ ही माह बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा था कि जब ये खबर मैं सचिन को सुनाऊंगी तो वो भी बहुत खुश होगा। इसलिए शाम को जैसे ही वो घर आया, मैं जल्दी से उसके पास गई और बोली, सचिन आप पिता बनने वाले हो। मेरी बात सुनकर सचिन का चेहरा लाल हो गया था। वो मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। फिर बोला, बधाई हो रागिनी, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। जबकि मैं सचिन के चेहरे पर लिखी हुई रंग पढ़ ली थी कि उसे मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। मुझे उससे इस तरह ठंडे रहने की भरोसा नहीं था। मैं चुप करके अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद ही सचिन कमरे में आ गया और बोला, क्या बात है रागिनी, यूं बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? मैंने कहा, आपको बच्चे की खबर सुनकर खुशी नहीं हुई? इसलिए सचिन ने मेरे हाथ थाम लिए और प्यार से बोला, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, मगर आजकल मुझे कारखाना की तरफ से परेशानी है। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वो दिवाली की तरफ जा रहा है। बॉस ने आज ही यह खबर सुनाई है कि उन्हें कुछ वक़्त काम से कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय इतनी तनख्वाह है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे ये फिक्र है कि कहीं मेरी नौकरी भी न चली जाए। मैंने सचिन के हाथ पर हाथ रख दिया। सचिन आप फिक्र न करें, आने वाला बच्चा अपने भाग के साथ आएगा। भगवान हर बात को जानता है। आप जानते हो ना कि भगवान से किया प्रार्थना पूरा होकर ही रहता है। मेरी बात सुनकर सचिन मुस्करा दिया था। उस दिन के बाद सचिन मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। मेरी लंबी चौड़ी बातें भी सुनकर गुस्सा नहीं होते थे। मैं किचन में खाना बना रही थी। सचिन सुबह काम पर गए हुए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि सचिन वापस आ गए हैं। मैं इतनी हैरान हुई और बोली, सचिन आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? जैसे ही पीछे देखा, सचिन आया ही नहीं था। मुझे अपनी हालत पर बहुत हंसी आई। मैंने सोचा कि मेरा दिल दिमाग सचिन का प्यार इतना ज्यादा है कि आप हर समय मेरे दिमाग में उन्हीं का ख्याल रहता है। शाम में जब वो वापस आए तो मैंने सबसे पहले उन्हें यही बात बताई थी। सचिन ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा। वो खुश बिल्कुल भी नहीं हुए थे। मैं खुद घबरा गई कि उनको मैंने ऐसी बात क्यों बता दी। कहते हैं ना कि हर बात पति को बताने वाली नहीं होती है। खैर, हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। सचिन बोले, आज खाने के बाद चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं जल्दी से उठी और बोली, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। तभी सचिन ने मेरा हाथ थामकर उसे बिठा दिया और बोले, नहीं नहीं, तुम यहीं पर बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाएगा। मैं मुस्कुराने लगी थी। सचिन उठकर किचन में चले गए तो मैं अपनी बातों में खो गई थी। थोड़ी देर बाद सचिन चाय लाए तो हम बातें करते करते चाय पीने लगे। मुझे नींद आ गई तो मैं सोने के लिए चली गई, जबकि सचिन टीवी पर खबरें देख रहे थे। मैं ऐसी गहरी नींद कभी नहीं सोई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से मुझे रात में उठकर बाथरूम जाना पड़ता था। सुबह 4 बजे के करीब आंख खुली तो मैं जल्दी से उठी और बाथरूम चली गई।
जब मैं वापस आई तो मुझे सचिन का चेहरा नजर नहीं आया था और वो रात भर कमरे में आए ही ना थे। मुझे उस पर गुस्सा आया कि सुबह ऑफिस भी जाना है, लेकिन अभी तक खबरें लगाकर बैठे हैं। मैंने सोचा कि खुद ही जाकर उन्हें बुलाती हूँ। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो लाउंज भी खाली पड़ा था, टीवी भी बंद था। मैं बहुत परेशान हो गई कि आखिर सचिन इतनी रात को मुझे कुछ बताए बिना कहाँ जा सकते हैं। मैं सहन में निकली तो वो भी खाली था। मेरा दिल घबराने लगा था। तभी मेरी नज़र घर के लास्ट वाले कमरे में आती रोशनी पर पड़ी। मुझे अजीब सी खुशी हुई थी कि शायद सचिन का मेहमान वापस आ गया है, जिसका सामान चंद सालों से इसी कमरे में बंद पड़ा था। मैं जल्दी जल्दी घर के पीछे जाने लगी। मैं कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर से सचिन की आवाज आ रही थी। वो कुछ कह रहा था और रो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई। जैसे ही मैंने कमरे में जाने के लिए पैर बढ़ाए, अचानक ही कमरे में अंधेरा हो गया और सचिन बाहर निकल आया। वो मुझे देखकर बहुत गुस्से में आ गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ सहन में ले गया और बोला, रागनी, मैंने तुम्हें मना किया था ना, आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम वहाँ क्यों आ गई थी? मैं बहुत डर चुकी थी। मैं बोली, सचिन, आप कमरे में नहीं थे, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। कमरे से बाहर आई तो आप लाउंज में भी नहीं थे। इस कमरे से आती रोशनी दिखी तो सोचा कि आपका मेहमान वापस आ गया है, इसलिए वहां आ पहुंची। सचिन मुझे कमरे में ले आया था। वो बोला, रागनी, अपने हक को पहचानो, वो कमरा तुम्हारे काम नहीं आता। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं लेती हो? उस दिन के बाद मैंने कभी उस कमरे के बारे में सोचा भी नहीं था। दिन गुजरते गए और मेरी डिलीवरी का समय आ पहुंचा। आज सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने सचिन को घर में रोक रखा था कि किसी भी समय अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है। दोपहर में आराम करने के लिए लेटी तो मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं जल्दी से बोली, सचिन, गाड़ी निकालो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। सचिन जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मैं दर्द से तड़पने लगी। मैं सोच रही थी कि सचिन कब कमरे में आएगा, मगर उसे तो बाहर निकली हुए बहुत देर हो चुकी थी। वो अभी तक नहीं आया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी सचिन एक औरत के साथ कमरे में आया। वो बोला, रागिनी, ये बहुत समझदार दाई हैं, तुम्हारा केस ये करेगी। मैं बेयकीनी से सचिन को देखने लगी। दर्द की वजह से मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से बोले, अस्पताल। लेकिन सचिन ने मेरी एक न सुनी और मुझे उस दाई के हवाले करके खुद बाहर निकल गया था। दाई मुझ पर जोर आजमाइश करने लगी और तकरीबन 3 घंटे की तकलीफ के बाद मेरे कानों में बच्चे की रोने की आवाज पड़ी थी। मैंने दिल में भगवान का धन्यवाद किया और आंखें बंद कर ली। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नींद की गहरी वादियों में खो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने बच्चे को देखा। वो वहां नहीं था। मैंने सचिन को आवाज दी तो उसने उठकर कमरे के बल्ब जलाए और उसकी आंखें खून जैसी थी। मैं बोली, सचिन, मेरा बच्चा कहाँ है? बेटी पैदा हुई है या बेटा? सचिन की आंखों से आंसू टपकने लगे थे तो बोला, बेटा पैदा हुआ था, मगर तुमने मुर्दा बच्चे को पैदा किया था। मैं बेयकीनी से सचिन की तरफ देखी और बोली, मैंने अपने बच्चे के रोने की आवाज अपनी कानों से सुनी थी। सचिन बोला, तुम तो बेहोश हो गई थी, नींद में सुनी होगी आवाज। काश मैं भी तुम्हारी तरह इतनी सुकून और गहरी नींद सो सकता। मैं चीखने चिल्लाने लगी और बोली, सचिन, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। मेरा बच्चा कहाँ है? सचिन की बात सुनकर तो मुझ पर जमीन और आसमान गिर पड़े थे। वो बोला, मैंने तो अपने बच्चे को कल मिट्टी में दबा दिया। मैं बोली, कल? ये क्या मतलब? सचिन बोला, तुम कल से सो रही हो अपने बच्चे की जुदाई का गम। मैं अकेला सह रहा हूँ। मैं चीख चीख कर रोने लगी थी। मैं बोली, सचिन, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। तुमने मुझे एक दाई के हवाले कर दिया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। अब मेरा दिल टूट चुका था। उसका चेहरा देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। कुछ महीने गुजरने के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, जबकि अब तो मेरी ख्वाहिश भी नहीं थी। एक दिन मैं सहन में बैठी गहरी सोच में गुम थी। तभी एक पड़ोसन घर में दाखिल हो गई। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी। मेरे सर पर आशीर्वाद देकर बोली, बेटी, तुम्हारे बच्चे का सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे तो जब से पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट से वो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इस बार सचिन को जिंदा बच्चा दे। पिछली बीवी ने भी 3 बच्चे पैदा किए हैं, मगर तीनों मरे हुए थे।
जबकि उसकी बीवी रो रो कर कहती थी कि सचिन, मैंने जिंदा बच्चे को जन्म दिया था। मेरा तो दम घुटने लगा था। मैं पूछी, आंटी सचिन पहले से शादीशुदा है? आंटी एकदम परेशान हो गई। वो बोली, बेटा क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? मैं चुपचाप आंटी को देखती रह गई। वो बेचारी बहुत शर्मिंदा हो गई और बोली, फिक्र ना करो, उस बीवी को तो सचिन तलाक दे चुका है, अब तो वो सिर्फ तुम्हारा है। मेरी पड़ोसन जैसे ही घर से निकली, मैंने अपने 2 कपड़े बैग में डाले और घर से निकल गई। मैं जानती थी कि सचिन की पहली पत्नी सच कह रही होगी, क्योंकि मैंने भी तो अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी। मुझे सचिन से डर लगने लगा था, न जाने वह ये सब क्यों कर रहा था। मैं अपने माता पिता के घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि सचिन वहाँ मेरे पीछे पीछे आ जाता और मेरे माता पिता मुझे उसके साथ जबरदस्ती ही कर देते थे। मैं अपनी एक दोस्त के घर चली गई थी। वो बहुत अच्छी थी। उसके घर में बस वो और उसकी मम्मी ही रहती थी। मेरी दोस्त नर्स की जॉब करती थी और उसके घर में आंटी अकेली रहती थी। उन्हें पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उन्हें अपनी सारी बात भी सुना दी थी, इसलिए वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मैं और आंटी हॉस्पिटल गए थे। चेकअप के लिए डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड किया तो अचानक से चीख पड़ी थी। डॉक्टर ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद बाहर निकल गई। मैं और आंटी हक्का बक्का सी उसको देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर अपनी नर्स के साथ कमरे में वापस आई। उसने मुझे बेड पर लेटाकर जंजीरों से बांध दिया था। मैं तो डर से थर-थर कांपने लगी थी। आंटी ये सब देखकर गुस्से में आ गई थी। डॉक्टर को गुस्सा होकर बोली, यह क्या बदतमीजी लगा रखी है? तुम डॉक्टर हो या जानवर? खोल मेरी बेटी की जंजीरें, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। डॉक्टर बोली, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? ये सब हम आपकी बेटी सही के लिए ही तो कर रहे हैं। ये देखिए, इसके पेट में आधा इंसान का बच्चा है और आधा जानवर का। ये बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। अगर पैदा हो गया तो माँ अपनी ममता के तहत इसको पालने लगेगी, मगर तब तक बहुत तबाही मच जाएगी। हम इस बच्चे को खत्म करना चाहते हैं। आप ऑपरेशन के कागज पर साइन कर दें। आंटी बोली, आप मेरी बच्ची को छोड़ दें अभी और इसी समय। मैं पता करती हूँ कि क्या बात है। मुझे अस्पताल से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलवा कर लाई थी। मैंने आंटी से कहा कि मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूँ, वो ही बताएगा कि आखिर क्या बात है। हम दोनों घर चले गए थे। घर खाली पड़ा था। मैं आंटी को घर के पीछे ले गई। मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो कमरा खुला हुआ था। सचिन भी वहीं पर बैठा हुआ था। मैं कमरे में गई। सचिन मुझे देखकर बहुत डर गया था। मैं बोली, मेरे पेट में पलने वाला बच्चा आधा इंसान और आधा जानवर है। इसके पीछे क्या राज छुपा है? मुझे वो तुमसे जानना है। सचिन रोने लगा और बोला, रागिनी, मैं एक बहुत खराब इंसान हूँ। मैं अपनी जवानी के दिनों में बहुत बड़ा पाप कर बैठा था। हमारे घर में एक औरत काम करने आती थी। कभी कभी उसके साथ उसकी जवान बेटी भी आती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उस पर फिदा हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो भी बहुत खुश हुई। हमारी दोस्ती हो गई। मैंने उसकी गरीबी का फ़ायदा उठा लिया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने मुझ पर बहुत जोर डाला कि मैं उससे विवाह करके घर ले आओ, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। तब उसने मेरी मम्मी पापा को मेरी बात बता दी। तब मैंने सबके सामने उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारा था। मैं बोला, इस दुनिया में मेरे लिए तुम ही रह गई थी। क्या मैं तो जूता भी ब्रांड का पहनता हूँ? फिर तुम जैसी गरीबों से विवाह कैसे कर लूं? और रोती हुई घर गई थी। फिर मुझे पता चला कि उसने अबार्शन करवा लिया था। कुछ माह बाद मेरी शादी मम्मी ने कर दी। मेरी पहली बच्ची ऐसी हुई थी। उसने 2 घंटे दुनिया में सांस लिया और फिर चल बसी थी। मैं और मम्मी बहुत परेशान थे। बाबा के पास गए तो वो बोले, सचिन, तुम पर तुम्हारी किसी महबूबा ने काला जादू किया है। ये काला जादू बहुत ज्यादा भारी है। ये कई महीने चिल्ली काटकर किया गया है, ताकि तुम्हारा बच्चा आधा जानवर हो और मैं तुम्हारे लिए तोड़कर देता हूँ। बहुत ज्यादा डर गया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो बाबा अभी जादू कर रहे थे कि मर गए। मुझे मालूम पड़ गया था कि वो शैतानी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाए। मेरे 3 बच्चे ऐसे ही पैदा हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बच्चे मृत जनती हो। उसे मेरी बात का भरोसा नहीं था, इसलिए उसे तलाक लेकर चली गई। इस कहानी के 10 साल बाद मैंने तुमसे विवाह किया, इस भरोसा पर कि क्या पता वो जादू कमजोर पड़ गया हो, मगर ऐसा नहीं हुआ।
तुमने बच्चा जिंदा ही पैदा किया था, मगर फिर वो मर गया। मैं अजीत नजरों से सचिन को देखती रही। मैंने उसे डिवोर्स को कहा तो उसने मुझे डिवोर्स दे दी। कुछ दिन बाद मैंने इस बच्चे को जन्म दिया था। वो थोड़ी देर ही जिंदा रहा और फिर मर गया। उस बच्चे के साथ मैं भी अंदर से मर गई थी। मैं अपने मम्मी पापा के घर वापस चली गई तो उन्होंने मुझे बोझ समझकर सर से उतारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुझे गला खुशी खुशी अपने घर में रख लिया था। मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ, मगर मेरे दिल से वो दुख और खौफ नहीं जाता। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।